बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ समीर रहमान और आज के लेक्चर में हमने एप्लीकेशंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस को देखना है कि एक्चुअली इनके फ़ायदा क्या है, कहाँ कहाँ पे ये केमिकल रिएक्शंस हम यूज़ करते हैं और इसका हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में भी क्या फ़ायदा है और हमारे से छोड़ के जो बाकी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उनकी बॉडीज़ में भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं तो उसका क्या फ़ायदा है। ठीक है, अच्छा तो स्टार्ट करते हैं। कहता है बर्निंग, रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस एक्सेट्रा आर द एग्जांपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस विच टेक प्लेस एवरीवेयर इन आवर एनवायरनमेंट। आपको पता है हम जब भी बर्निंग करते हैं, बर्निंग का मतलब किसी भी चीज़ को जलाना है। जिस तरह से हमने पहले देखा था कि हम कोयले को जला रहे थे इन एयर, ठीक है, या फिर रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं। रेस्पिरेशन का मतलब होता है सांस लेना। एंड फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स सनलाइट को यूज़ करते हैं और उसकी मदद से अपने लिए फूड बनाते हैं। ठीक है, इसको भी हम आगे डिटेल में थोड़ा सा देखेंगे। ये जो तीन प्रोसेस दिए हुए हैं, बर्निंग, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के, ये एग्जांपल्स हैं केमिकल रिएक्शंस की जो कि हर वक्त हमारे इर्द गिर्द के माहौल में हो रहे होते हैं। फ्यूल, नेचुरल गैस और पेट्रोल एक्सेट्रा ऑन इट्स बर्निंग इन व्हीकल इंजन प्रोड्यूसेस डिफरेंट गैसेस। आपको पता है आपके जितने भी व्हीकल्स हैं उस पर हम पेट्रोल यूज़ करते हैं या कोई भी नेचुरल गैस यूज़ करते हैं। सीएनजी का नाम आप लोगों ने सुना होगा कि वो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस ही होती है। ठीक है, हम जब भी इसको जलाते हैं व्हीकल्स में तो उससे डिफरेंट गैसेस हैं जो कि प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती हैं। The gases so produced develop pressure to move the piston in the engine and to run the vehicle। अब जब भी ये गैसेस प्रोड्यूस होती हैं इसकी वजह से इंजन में मौजूद जो पिस्टन है वो हरकत करता है, वो मूव करता है, और जब वो पिस्टन मूव करता है उसकी मदद से आपका व्हीकल आगे चलता है, वो रन करता है। ठीक है, हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ फ्यूल इन आवर किचन इज़ यूज टू कुक फूड। हम जब भी किचन में फ्यूल वगैरह को जलाते हैं उससे हीट प्रोड्यूस होती है, उस हीट की मदद से हम खाने कुकिंग को यूज़ करते हैं। ठीक है, सिमिलरली हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ फ्यूल इन इंडस्ट्रीज इज़ यूज टू प्रोड्यूस स्टीम फ्रॉम वाटर। इसी तरह इंडस्ट्रीज़ में हम जब भी फ्यूल को जलाते हैं उससे हीट एनर्जी रिलीज़ होती है, वो यूज़ होती है वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि वाटर को ही बॉयल करने के लिए ताकि वो स्टीम में चेंज हो जाए। ठीक है, ये कुछ उसने ना बेसिक अभी इंट्रोडक्शन सा बताया हुआ है कि एक्चुअली केमिकल रिएक्शंस प्रैक्टिकली हो कहाँ कहाँ पे रहे हैं। जिस तरह के बर्निंग हो रही है या रेस्पिरेशन हो रही है या फोटोसिंथेसिस हो रही है। During photosynthesis in plants, carbon dioxide and water react to produce glucose and oxygen। अब फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट सनलाइट को यूज़ करते हैं और अपने लिए फूड बनाते हैं, और प्लांट्स के अंदर एक छोटा सा पार्ट मौजूद होता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं, एक पिगमेंट मौजूद होता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है, ये वो चीज़ होती है जो कि मेन इनके लिए फूड बनाती है। ठीक है, अब इसमें एक्चुअली एक रिएक्शन हो क्या रहा होता है कि जो भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है जिसको प्लांट्स ने एब्जॉर्ब किया हुआ है वो आपस में रिएक्ट करते हैं। ठीक है, ये जब रिएक्ट करते हैं तो उससे एक तो ग्लूकोज बनता है और एक ऑक्सीजन बनता है। ग्लूकोज जो है ये उनके लिए फूड है। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। ठीक है, आप केमिकल रिएक्शंस पे देख सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन्होंने आपस में रिएक्ट किया है, और एक तो उन्होंने अपने लिए फिर फूड बनाई है जिसको ग्लूकोज कहते हैं, और साथ ही थोड़ी सी ऑक्सीजन गैस उन्होंने रिलीज़ की है। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, हम जब भी सांस ले रहे होते हैं, द ऑक्सीजन ऑफ एयर रिएक्ट्स विद फूड ग्लूकोज टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। चाहे ह्यूमन बींग्स हों चाहे एनिमल्स हों, ये जब भी रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं, सांस ले रहे होते हैं, तो उसमें एक्चुअली होता क्या है, हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। ठीक है, ये ऑक्सीजन हमारे बॉडी में एंटर कर जाती है। अब हमने चूँकि वो फूड वगैरह खाए हुए होते हैं तो उसमें फूड में ग्लूकोज मौजूद होता है, उस ग्लूकोज से ये ऑक्सीजन रिएक्ट कर जाती है। रिएक्ट करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वाटर बनता है, और कुछ एनर्जी है जो कि हमारी बॉडी यूज़ करने के लिए फिर वो स्टोर कर लेती है। जो कार्बन, आपको पता है रेस्पिरेशन में हम हमेशा ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं।
तो उसी का उसने ये बताया हुआ है कि ऑक्सीजन ग्लूकोज से रिएक्ट कर जाती है, जिससे CO2 बनती है। उस CO2 को हम एक्सहेल कर देते हैं, यानी कि निकाल लेते हैं, और साथ ही थोड़ा सा वाटर भी बनता है, और उसके साथ साथ एनर्जी भी बनती है। वो एनर्जी जो है वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाती है, ताकि हम अपने बाकी रोज़मर्रा के काम कर सकें। ठीक है। The energy produced during this reaction is used to perform all the body functions in living organisms. ये एनर्जी हमारे बॉडी के हर एक ऑर्गन को चाहिए होती है, ताकि वो डिफरेंट वो काम कर सके। Conversion of milk into yogurt and formation of baking products involve the chemical changes which are brought about by microorganisms. अब योगर्ट का मतलब होता है दही। वो कह रहा है हम जब भी दूध को दही में चेंज कर रहे होते हैं या कोई भी बेकरी की चीज़ें बना रहे होते हैं, उसमें एक्चुअली ये केमिकल चेंजेस ही शामिल होते हैं, और इसको कैरी आउट करने के लिए हम डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स यूज़ करते हैं। आप लोगों ने शायद एंजाइम्स का नाम सुना होगा। एंजाइम्स वो ख़ास माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जो कि इस तरह की एक्टिविटी को कैरी आउट करने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है। सच केमिकल चेंजेस और रिएक्शंस आर कॉल्ड फर्मेंटेशन रिएक्शंस। इस तरह के रिएक्शंस जो हैं जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को यूज़ कर रहे हैं ख़ास तौर पे, इनको फर्मेंटेशन रिएक्शन कहते हैं। मिसाल के तौर पर जब भी हम दूध को दही में चेंज करें, कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू योगर्ट, या फिर हम जो कोई भी बेकरी की प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, तो वो एक एग्जांपल है फर्मेंटेशन रिएक्शन के। इसके साथ साथ पेज नंबर 64 पे आपको उसने 2 एक्टिविटीज़ दी हुई हैं। ये सिर्फ रीड करने की हद तक की हैं, और जो इसमें है मैं एक दफ़ा आपको समझा देता हूँ कि एक्चुअली इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। आप लोग एक डायग्राम देख सकते हो एक्टिविटी 5.1 में, जिसमें उसने नीचे कैंडल रखी हुई है। कैंडल कह लो या इसको आप बर्नर कह लो, एक ही बात है। बर्नर के ऊपर उसने ट्राईपॉड स्टैंड रखा हुआ है। ट्राईपॉड स्टैंड के ऊपर उसने एक चाइना डिश रखी हुई है, और चाइना डिश के अंदर उसने 2 चीज़ें डाली हुई हैं, एक सल्फ़र है और एक आयरन है। ठीक है। एक्चुअली वो दिखाना ये चाह रहा है कि उसने चाइना डिश में आयरन और सल्फ़र को लेकर रिएक्शन करवाया, जिससे आयरन सल्फाइड बना है। एपरेटस या फिर मटेरियल्स रिक्वायर्ड में वो आपको बता रहा है कि एक चाइना डिश है, एक बर्नर है, एक ट्राईपॉड स्टैंड है, एक सल्फ़र पाउडर है, और एक आयरन टर्निंग्स है। टर्निंग्स का मतलब है आयरन के पीसीस ही मौजूद हैं छोटे छोटे। अब इसके प्रोसीजर में हो क्या रहा है कि वो सबसे पहले टेक अ फ्यू आयरन टर्निंग्स एंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फ़र पाउडर इन अ चाइना डिश। वो कह रहे हैं आप एक चाइना डिश में आयरन टर्निंग्स ले लें और थोड़ा सा सल्फ़र पाउडर ले लें। हीट द कंटेंट्स ऑफ चाइना डिश फॉर अ फ्यू मिनट्स एज शोन इन द फिगर। अब कंटेंट्स ऑफ चाइना डिश का मतलब है कि जो चाइना डिश के अंदर चीज़ें मौजूद हैं, वो 2 ही चीज़ें मौजूद हैं, आयरन और सल्फ़र। इनको आपने हीट करना है। स्टॉप हीटिंग एंड ऑब्जर्व द कंटेंट्स इन द चाइना डिश। कुछ देर बाद आप हीटिंग को रोक लीजिए, बर्निंग को रोक लीजिए, और फिर देखें कि उसके अंदर के कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, और जो भी चीज़ आपने देखी है उसको आप रिकॉर्ड कर लें या लिख लें। We learn from the activity 5.1 that iron reacts with sulfur on heating. आयरन का केमिकल फार्मूला Fe है, ठीक है, जो कि उसने इधर लिखा हुआ है, और सल्फ़र का केमिकल फार्मूला कैपिटल Sc है। तो उसने एक रिएक्शन की फॉर्म में दिखाया हुआ है कि आयरन और सल्फ़र ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं जब भी हम इनको हीट कर रहे हैं, और उससे कंपाउंड फॉर्म हो रहा है जो कि आयरन सल्फाइड है। द रिज़ल्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज़ द फॉर्मेशन ऑफ अ ब्लैक मैस ऑफ आयरन सल्फाइड। फिगर में जिस तरह से वो ब्लैक कलर के उसने स्पॉट्स दिखाए हुए हैं ना चाइना डिश के अंदर, ये एक्चुअली आयरन सल्फाइड इसी तरह के होते हैं दिखने में। ठीक है। इसी तरह एक दूसरी एक्टिविटी है 5.2 की, जिसमें वो कह रहे हैं कि आप एक टेस्ट ट्यूब लें, उसमें लोहे की कीलें डाल दें, जिसको आयरन नेल्स भी कहते हैं, और वाटर के अंदर उसको डिप करना है। यानी कि पूरा नहीं उनको डिप करना, सिर्फ जो उनकी एज है ना आयरन ये कीलों की, सिर्फ वो ही उसमें डिप रहे। ठीक है। तो उसमें भी रिएक्शन हो रहा होता है। तो क्या अप्रेटिस में वो है कि टेस्ट ट्यूब आप ले लें, आयरन नेल्स ले लें और वाटर ले लें। ठीक है। प्रोसीजर, टेक सम आयरन नेल्स इन द टेस्ट ट्यूब। आप सबसे पहले कुछ ये आयरन नेल्स को, जिनको लोहे की कीलें भी कहते हैं, इनको आप टेस्ट ट्यूब में प्लेस करते हैं। एड अ लिटिल वाटर इन द टेस्ट ट्यूब इन सच अ वे दैट द आयरन नेल्स आर नॉट फुली डिप्ड एज शोन इन द फिगर। ठीक है। और आपने सिर्फ इतना सा ही पानी डालना कि वो फुली डिप ना हो, कि यानी वो पूरे उसमें पानी में कवर ना हो, बल्कि सिर्फ बॉटम से ही कवर हो। लीव द नेल्स इन द टेस्ट ट्यूब पार्शली डिप्ड इन वाटर। और इसी तरह से आप इनको छोड़ दीजिए कि जब वो आधा डिप्ड इन वाटर है।
पार्शली डिप्ड इन वाटर। ऑब्जर्व द नेल्स आफ्टर 2 days, और इसके बाद आप 2 दिन के बाद देखें कि इनका क्या वो कलर हो रहा है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, और उस चीज़ को देख लीजिए। अब इसमें एक्चुअली हो क्या रहा होता है कि आयरन जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और उससे आयरन ऑक्साइड बनना शुरू हो जाते हैं। और ये जो प्रोसेस है जिसमें आयरन जो है वो आयरन ऑक्साइड में चेंज होना शुरू हो रहा है, इसको रस्टिंग कहते हैं। We learn from the activity 5.2 that iron reacts with oxygen of the air to form iron oxide Fe2O3। हम देख सकते हैं कि जो आयरन है उसने एयर में मौजूद ऑक्सीजन से रिएक्ट किया है और उससे आयरन ऑक्साइड बनना शुरू हो गया। The reaction is called rusting of iron and it takes place in the presence of moisture। अब ये जो रिएक्शन है इसको रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं, और ये केमिकल रिएक्शन उसने नीचे शो किया हुआ है कि जिसमें आपके पास आयरन है और ऑक्सीजन है, तो ये हमारे पास आयरन ऑक्साइड बना रहे हैं जो कि Fe2O3 है। ठीक है, 4Fe का मतलब है कि आयरन के 4 मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, और 3O2 का मतलब ये 3O2 में जो O2 है इसका मतलब ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, और इसी तरह के 2 एटम्स के 3 मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। ठीक है, और एंड में जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो Fe2O3 के 2 मॉलिक्यूल्स हैं जो कि प्रोडक्ट में फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों का बस आज का लेक्चर था। अब आप लोगों ने एक क्वेश्चन लिखना है, एक्सप्लेन एप्लीकेशंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, उसके आंसर में आपने लिखना स्टार्ट करना है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। यहाँ से लेके जो केमिकल रिएक्शन है ना, ये दूसरा वाला जो केमिकल रिएक्शन है जिसमें वो बता रहा है C6H12O6 + 6O2 इट गिव्स 6CO2 + 6H2O प्लस एनर्जी। ये एनर्जी तक, यहाँ तक आप लोगों ने लिखना है। ये इसकी 2 एप्लीकेशंस हैं, एक फोटोसिंथेसिस और एक रेस्पिरेशन। ठीक है, इनको आप लोगों ने लिख लेना है। ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन अगर आता है तो आपने ये ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स यहाँ से लेके ये जो रिएक्शन है प्लस एनर्जी तक, यहाँ तक इसको लिख लेना है। ठीक है, इसके बाद आपने एक दूसरा क्वेश्चन लिखना है, डिफाइन फर्मेंटेशन, और उसके आंसर ये नेक्स्ट पैराग्राफ ही है, कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू योगर्ट एंड फॉर्मेशन ऑफ बेकिंग प्रोडक्ट्स। यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है, और आर कॉल्ड फर्मेंटेशन रिएक्शंस। यहाँ तक ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और इसी के साथ सिर्फ एक तीसरा शॉर्ट का एक लास्ट सवाल है जिसमें आपने लिखना है डिफाइन रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, और उसमें जो ये केमिकल रिएक्शन नज़र आ रहा है ना 4Fe से पहले का जो ऊपर का पैराग्राफ है, वी लर्न फ्रॉम द एक्टिविटी डेट आयरन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। इसमें आपने ना ये आयरन से लिखना स्टार्ट करना है, आयरन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन ऑफ द एयर टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड। द रिएक्शन इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन एंड इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। और उसके साथ ही ये केमिकल रिएक्शन लिख देना कि 4Fe + 3O2 इट गिव्स 2Fe2O3, यहाँ तक। ठीक है, ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, एक रस्टिंग ऑफ आयरन और एक फर्मेंटेशन रिएक्शन, और एक लॉन्ग क्वेश्चन है एप्लीकेशंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ये आप लोगों ने लिखना है और इसको अच्छे से याद करना है। अगर किसी भी वो लाइन में या किसी भी वर्ड में कोई कन्फ्यूजन हो तो वो मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकता है। ठीक है, तो बस अब इसी के साथ आपका लेक्चर कंप्लीट करता हूँ, एंड अल्लाह हाफिज़।